Bismillahirrahmanirrahim. I am Khawar Khan and you are watching me on our YouTube channel Learn with Khan. This lecture is the first one on the subject Human Resource Management, and we will try to cover the various concepts that are being put forward in the subject of Human Resource Management. Human resource management is basically the branch of management. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से पहले जो एक बुनियादी सब्जेक्ट है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि स्टूडेंट्स ने इससे प्रीवियसली पढ़ा होता है। इसका मतलब ये होता है कि उनकी कुछ ना कुछ बुनियाद मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर बनी हुई होती है, तो लिहाजा अब वो इस काबिल हैं कि वो कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद के ऊपर उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को सीखना होता है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और ये चैप्टर नंबर 2 है, जो कि स्टीफन पी रॉबिन्स की बुक से लिया गया है। आज के लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखेंगे, मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखेंगे, उनके फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन और इसके जो 4 फंक्शंस हैं इस डेफिनेशन के अंदर जो हमने कवर करने हैं उनके ऊपर बात करेंगे। अब मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी तमाम फील्ड्स से ताल्लुक़ रखता है। मैनेजमेंट की जब आप बात करते हैं, मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजिंग द रिसोर्सेज फाइनेंशियल हो सकते हैं, रिसोर्सेज ह्यूमन हो सकते हैं, टाइम भी आपका एक रिसोर्स है, रिसोर्स इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। जब आप मैनेजमेंट के सब्जेक्ट की कारोबारी हवाले से जब हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसका मतलब होता है मैनेजिंग द पीपल। अब उस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक ब्रॉडर सब्जेक्ट है, उसके अंदर जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम 4 फंक्शंस उसके जो आज हम डेफिनेशन में देखेंगे, उन 4 फंक्शंस के हवाले से जब आप उसको यानी उसको आप मखसूस करते हैं तो इस सब्जेक्ट का नाम हम देते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो थोड़ी सी चूँकि बेस मैनेजमेंट के ऊपर है तो मैनेजमेंट की आप डेफिनेशन देखते हैं। मैनेजमेंट क्या है पहले हम डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट और उसके फंक्शंस, फिर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर आएंगे। मैनेजमेंट की डेफिनेशन शॉर्ट डेफिनेशन जो है यहाँ पे लिखी कि द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंटली कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज़ विद एंड थ्रू पीपल, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। इससे प्रीवियसली और भी डेफिनेशन जो स्टूडेंट्स ने अक्सर पढ़ी होती है कि इट इज़ अ प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप लोगों को ओवरसी करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। यहाँ भी एफिशिएंसी का लफ्ज़ है और कंप्लीटिंग का लफ्ज़ है। कंप्लीटिंग मतलब कि रिज़ल्ट्स को, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स और गोल्स को अचीव करना, इसी लफ्ज़ को हम इफ़ेक्टिवनेस का नाम देते हैं। और एफिशिएंसी कि आपने थोड़े रिसोर्सेज के अंदर उन रिज़ल्ट्स को अचीव करना, दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। तो जब भी आप मैनेजमेंट की बात करते हैं कि खुद लोगों के ज़रिए ये काम जब आपने करवाना होता है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, इट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस हैं ये यकीनन आप लोगों ने पढ़े होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। दीज आर द 4 फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। अब इसमें प्लानिंग, इसकी डेफिनेशन है जी कि मैनेजमेंट फंक्शन फोकसिंग ऑन सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड डिवाइजिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव दैम। कि एक मैनेजमेंट का ऐसा फंक्शन जिसका मकसद ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना और उनको अचीव करने की स्ट्रेटजीज डिफाइन करना। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट फंक्शन दैट डील्स विद डिटर्मिनिंग व्हाट जॉब्स टू बी डन एंड बाय होम, कि जो आप इस गोल्स सेट करने के बाद ये तय करते हैं कि क्या उस आपने जो गोल्स रखे हुए हैं उनको आप मुख्तलिफ कामों में तकसीम करते हैं, जॉब्स में तकसीम करते हैं। जॉब्स को तकसीम करने के बाद तय किया जाता है कि इन जॉब्स को करेगा कौन और डिसीजंस जो हैं कहाँ पे किए जाएंगे, और एम्प्लॉइज़ को मुख्तलिफ ग्रुप्स में, डिपार्टमेंट्स के अंदर आप डिवाइड करते हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स एलोकेशन इसको सिंपली कहा जाता है। लीडिंग, ये मैनेजमेंट का एक अहम तरीन फंक्शंस में से इसका शुमार किया जाता है कि मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न विद डायरेक्टिंग द वर्क ऑफ अदर्स, दूसरों को गाइडेंस देना, और कंट्रोलिंग अ मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न विद मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स टू इंश्योर दैट गोल्स आर मेट,
कि जो आपने गोल्स रखे हैं उनको चेक करना कि आया आपने वो गोल्स जो रखे थे आया वो आपने अचीव किए हैं या नहीं, अगर नहीं तो क्यों नहीं, अगर किए हैं तो आइंदा उनसे आपने क्या सीख के अगले गोल्स को, उस लर्निंग को आपने कैसे लेके जाना है। इन चारों फंक्शंस की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम सपोज़ करते हैं हम कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसमें अब प्राइवेट कॉलेज की हम बात करते हैं कि एक शख्स है उसने प्राइवेट कॉलेज बनाया हुआ है। अब प्राइवेट कॉलेज में जो प्रिंसिपल है दैट इज़ द मेन हेड, जो कि उसका मैनेजर है। जो कॉलेज के अफेयर्स से मुतल्लिका जो भी डिसीजन किए जाएंगे उसका सेंटर पॉइंट जो है वो प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल की असिस्टेंस के लिए और भी लोग हैं, आपको पता है वाइस प्रिंसिपल हैं, फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट होता है, उसने बाकी कामों को जो लेके चलना होता है। अब जो प्रिंसिपल है उसने अपनी टीम के साथ जो भी उन्होंने टीम बनाई है, मैं फ़र्ज़ करते हैं कि उन्होंने गोल्स रखे हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये प्लानिंग, ये 4 फंक्शन जो हैं मैनेजमेंट के, ये प्रैक्टिकली किस तरीके से सरअंजाम पाएंगे। अब गोल्स की हम बात करते हैं। तय हुआ, उन्होंने डिसाइड किया जी, मसलन पहला गोल, उसकी मैं एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। पहला गोल है कि 100% रिज़ल्ट अचीव करना है। आपके पास इंटर की क्लासेस हैं, बैचलर की क्लासेस हैं। तय हुआ जी कि 100% रिज़ल्ट स्टूडेंट्स का आना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट गोल। सेकंड, ये डिसाइड हुआ, आपने जो अपना गोल रखा है कि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस थ्रू आउट द सेशन 90% से कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। अब ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एजुकेशन के अंदर अटेंडेंस का, ये तय होगी। तीसरे नंबर पे आ गया जी आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में कि स्टूडेंट्स का डिसिप्लिन में कोई ऐसी वायलेशन नहीं होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स की इंटर स्टूडेंट्स जो है वो लड़ाई हो। चौथे नंबर पे जो है ये तय किया गया जी कि आपने बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में आपने जी 3 पोजीशंस निकालनी हैं। अब ये जब गोल्स तय किए जाएंगे तो ये प्लानिंग में पहले गोल्स सेट किए गए हैं। अब उसकी स्ट्रेटजीज़, मसलन अब आप ये चाहते हैं कि 90% आपने पहले नंबर पे जो गोल हमने रखा कि आपने 100% रिज़ल्ट निकालना है। अब 100% रिज़ल्ट जो है उसके लिए आपने अब देखना है, स्ट्रेटजी डिवाइस करनी है। अब स्ट्रेटजी डिवीज़न जो है उसमें आपने, इसका मतलब आपको अच्छे टीचर्स चाहिए, उसके अलावा आप स्टूडेंट्स जो हैं उनको जो कुछ आप पढ़ा रहे हैं वो उनको समझ आना चाहिए, उनकी आपने इवैल्यूएशन करनी है, उनके आपने जो है वो वीकली बेसिस पे टेस्ट करने हैं। थ्रू आउट द सेशन आपने उनके कॉम्प्रीहेंसिवली 3 या 3 एग्ज़ाम्स बिलफर्ज अगर लेने हैं। तो ये अब मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप सोच रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसे करना है। अब ये तय किया गया जी ये होगा। फिर अटेंडेंस है, अटेंडेंस के अंदर स्ट्रेटजी ये डिवाइस की गई कि अगर आप 90% अटेंडेंस रखना चाहते हैं तो सिर्फ कह देने से काफ़ी नहीं होगा। स्टूडेंट्स को आप तय करते हैं जी कि आप हर क्लास का एक इंचार्ज रखें, इंचार्ज डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स को के घरों में फ़ोन करे जो बच्चे एबसेंट हो रहे हैं। अब ये एक दूसरी स्ट्रेटजी आपने डिवाइस कर दी। तीसरी कि डिसिप्लिन को मेंटेन करना, आप उसमें डिसिप्लिन इंचार्ज डिटरमिन करके अब आप उसकी कुछ जो है वो ड्यूटीज़ असाइन करके करते हैं जी कि डिसिप्लिन इंचार्ज के साथ आप डिस्कशन करके उसको कोई ज़िम्मे काम लगाएंगे कि ये चीज़ें आपने फॉलो करनी हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब चौथी जो बात कि यूनिवर्सिटी में पोजीशन, तो इसका मतलब ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके ब्रिलियंट स्टूडेंट्स कौन से हैं। वो आपको पैसेज विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अंदाज़ा होगा। उन स्टूडेंट्स के ऊपर आपको एक्स्ट्रा अलग से काम करना पड़ेगा। अब ये 4 फंक्शंस जो प्लानिंग के अंदर, ये जो 4 गोल्स तय किए गए ये प्लानिंग के अंदर हैं। अब जो ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्स एलोकेशन है, ये कि काम जो आप लोगों ने करने, मसलन कॉलेज है। अब कॉलेज के अंदर मुख्तलिफ काम है। पहले नंबर पे 2 काम है, एक तो एजुकेशन का, एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का है। मसलन सफाई करना, फिर आपको पीएन्स चाहिए होते हैं। कॉलेज के अंदर जो है वो किसी दिन लाइट्स ख़राब हो जाती हैं, आपका मीटर जो है वो अगर कट गया, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं ये एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। जो प्योरली पढ़ाई का एस्पेक्ट है उसके लिए आपको वो एक सेपरेट सिस्टम है। एक कॉलेज के अंदर आपने 2 चीज़ें, 2 तरह से कॉलेज की एक्टिविटीज़ को तकसीम कर लिया, एक एजुकेशन रिलेटेड और एक अदर दैन एजुकेशन। उसको आप एडमिन डिपार्टमेंट कह दिया, एक को आपने कह दिया जी कि ये एजुकेशन से मुतल्लिक़ है। एक को आपने वाइस प्रिंसिपल असाइन कर दिया, एक को एडमिन ऑफिसर असाइन कर दिया। वाइस प्रिंसिपल को आपने, वाइस प्रिंसिपल का काम है कि उसने जो एजुकेशन है उसको डील करना है। ये प्रिंसिपल ने एक रोल क्रिएट कर लिया, जॉब क्रिएट कर लीजिए कि एक वाइस प्रिंसिपल चाहिए। वाइस प्रिंसिपल ने
कॉलेज की सारी जो एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको देखना है। अब उसे चाहिए कि टाइम टेबल एक इंचार्ज चाहिए, उसको एक डिसिप्लिन इंचार्ज चाहिए, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए पर्सन चाहिए। अब ये जो चीज़ें हैं इनको आप, ये है रिसोर्स यानी जॉब्स आइडेंटिफाई करना और फिर उनको काम असाइन करना। यानी इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं चीज़ों को कि आप जॉब्स डिफ़ाइन करते हैं, रोल्स डिफ़ाइन करते हैं और उनके ऊपर फिर आप हायरिंग करते हैं। लीडिंग अ मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न विद डायरेक्टिंग द वर्क ऑफ अदर्स, कि आपने काम को गाइड करना है। अब जो सबसे अहम लीडर है वो प्रिंसिपल होगा, लेकिन उसके अलावा जो वाइस प्रिंसिपल है ही विल आल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ लीडर। जो आपका एडमिन ऑफिसर होगा वो भी लीडिंग। जो आपके क्लास टीचर होंगे वो भी स्टूडेंट्स को लीड करेंगे, उनके काम को डायरेक्ट करेंगे। अब इसकी एग्जांपल है, मसलन अगर कॉलेज के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है स्टूडेंट्स का या प्रोफेसर्स का, तो उनको रिजॉल्व करना, ये जो मैनेजमेंट फंक्शन है इसे आप लीडिंग कहते हैं। वहाँ पे मोटिवेट करना, स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके साथ प्रिंसिपल की इंटरेक्शन, टीचर्स की इंटरेक्शन, उनको पढ़ाई के ऊपर कायल करना या टीचर से काम करवाना, ये एक लीडिंग फंक्शन है। टीचर्स को मोटिवेट करना ताकि वो कमिटमेंट अपनी ज़्यादा रखें। अगर वो किसी वजह से कॉलेज में किसी चीज़ से वो अगर नालायक हैं, उनके कंसर्न्स को जो है वो एड्रेस करना, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रिंसिपल, तो ये उसका लीडिंग फंक्शन में आएगा। कंट्रोलिंग फंक्शन, कि जब आप अब सेशन एंड हुआ या सेशन के दौरान आपने चेक करना है कि क्या हम अपने गोल्स को अचीव करने में कामयाब हुए हैं या नहीं। जो मैंने ऊपर शुरू में प्लानिंग फंक्शन के अंदर 4 गोल्स डिस्कस किए थे। अब अगर वो चारों गोल्स आप अचीव करते हैं, इसका मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है दैट इज़ गोइंग वेरी एफिशिएंटली, तो यू आर इन फैक्ट इंटाइटल्ड टू अप्रिसिएशन। लेकिन अगर आप अचीव नहीं कर पाए हैं तो फिर 2 चीज़ें होती हैं कि आपने देखना ये होता है कि आया आपने गोल, बाज़ का तो होता है गोल्स गलत सेट किए होते हैं, अनरियलिस्टिक होते हैं, अनअचीवेबल होते हैं, आपने अपने गोल्स को रीडिफाइन करना होता है। अगर आप के गोल्स दुरुस्त हैं, फिर आपने देखना आपका प्रोसेस जो था आया वो, तो उसमें कोई खामी तो नहीं रह गई कि आपने अपने गोल्स अगर नहीं अचीव किए, तो हो सकता है कि आपके प्रोसेस में इन जो थी वो खामियां थी कि आप अपना जो प्लान्स थे उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो उस सूरत में फिर देखना होगा कि कहाँ कहाँ से आपने इन प्लान्स को दोबारा एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करवाना है। तो ये है 4 फंक्शंस। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम कभी इसका कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट तो पहले से चली आ रही है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को आप एक पर्सनल डिपार्टमेंट के तौर पे इसको डील किया जाता था कि लोगों के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को कवर करने के लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट रखा होता था, या डिपार्टमेंट मेंशन भी नहीं किया जाता था, लेकिन एक्टिविटीज़ वो किसी न किसी शक्ल में वो कर रहा होता था जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट की थी। तो मैं इसकी डेफिनेशन ये जो मैं थोड़ी सी इसमें HRM की इम्पोर्टेंस और इसके फंक्शंस के बाद इसकी ना कॉम्प्रिहेंसिवली आपको डेफिनेशन डिस्कस करूँगा। पहले ज़रा देखते हैं कि इसकी अहमियत है क्या। अब उसमें शुरू मैंने किया जी कि इसमें 2 इम्पोर्टेंस में हमने टॉपिक्स बनाए हैं। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, के पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाज नेम्ड एज पर्सनल डिपार्टमेंट, और उसकी एक्टिविटीज़ क्या थी? प्लानिंग, कंपनी पिकनिक्स, शेड्यूलिंग, वकेशंस, यानी कोई छुट्टियां वगैरह लोगों की जो हैं, किसने कब छुट्टी करनी है, किसने कब छुट्टी करनी है, ये तय करना, क्योंकि सब लोगों को इकट्ठे छुट्टी भी नहीं कर सकते, काम तो बंद नहीं कर सकते। एनरोलिंग वर्कर्स फॉर हेल्थ केयर, तो उनकी हेल्थ केयर के जो इश्यूज़ हैं उनके लिए, कोई बीमार हो गया है उनको उनकी लिस्ट बनाना, कौन बीमार है, उसके मुताबिक उनको जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। फिर प्लानिंग रिटायरमेंट पार्टीज़ वगैरह, ये अभी भी होता है, आपके छोटे से छोटे बिजनेसेस में होता है, बड़े बिजनेसेस में भी होता है। अब इस तरह की एक्टिविटीज़ पर्सनल डिपार्टमेंट का काम था, लेकिन इसी से बाद में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है यहीं से बनना शुरू हुआ कि अब ये देख लें आप, प्योरली लोग जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं उनकी डीलिंग की यहाँ पे बातें हो रही हैं। लेटर इट इवॉल्व्ड इनटू HR डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ चेंजिंग बिजनेस डायनामिक्स, लाइक यानी जो बिज़नेस डायनामिक्स, बिज़नेस की जहतें, बिज़नेस की सिमतें, उसमें तब्दीलियाँ आनी शुरू हुई। बिजनेसेस में तब्दीलियाँ आई, क्या क्या तब्दीलियाँ हैं? फेडरल एंड स्टेट लॉज के हुकूमती जो कवानीन थे या प्रोविंशियल लॉज, उनमें तब्दीलियाँ आनी शुरू हो गई। फोकस बढ़ना शुरू हो गया जी, एम्प्लॉइज़ का ख्याल रखना,
उसके ऊपर एम्प्लॉइज़ के जो राइट्स, एम्प्लॉइज़ के हुकूक, उनके ऊपर वक्त गुजरने के साथ साथ फोकस बढ़ना शुरू हुआ। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलहदा से उसका तयन करना पड़ा, ताकि जो भी एम्प्लॉइज़ की ज़रूरियात हैं, उनके हुकूक हैं, उनको अलहदा से मेंशन करके और उनको पूरा करवाने की कोशिशें की जाएं। फिर चेंजेस इन जॉब्स, वक्त के साथ साथ जॉब्स की नेचर जो है उसमें तब्दीलियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने शुरू होगी। मसलन पहले जॉब्स इतनी स्किलफुल नहीं हुआ करती थी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ना शुरू हो गई स्किल्स का ज़रूरत ज़्यादा आनी शुरू हो गई। अब पहले मसलन कपड़ा अगर हाथ से बुना जाए और कपड़ा अगर मशीनों से बुना जाए तो दोनों लोगों की स्किल्स में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। और अब जो जितना ज़्यादा स्किल्ड वर्कर होगा उतनी ज़्यादा उसकी अहमियत, उसकी डिमांड और उसकी इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा होगी। आजकल की अगर बात करें तो जिस तरीके से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, तो कंप्यूटर के जो लोग हैं वो उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ गई है। तो इसका मतलब जॉब्स की नेचर में तब्दीली आई। एक्सपेंशन इन जॉब बाउंड्रीज, फिर दूसरे नंबर पे ये हुआ कि अब तीसरे नंबर पे कि जॉब की हदूद जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा वसअत आ गई कि आप मसलन आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो आपको जो एम्प्लॉइज़ हैं वो आप बैरून मुल्क के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी आप यहाँ पे हायर कर सकते हैं कि वो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में आगे काम करें, या आप आजकल ऑनलाइन ही एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं कि आप उनको प्रोजेक्ट्स दे देते हैं, वो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, आप वो घर बैठे काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे हैं, एम्प्लॉई आपका यूएसए में बैठा हुआ है, तो बाउंड्रीज़ नहीं हुई, एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गई। तो जिस तरीके से इन्वायरमेंट में तब्दीली आई उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की अहमियत जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। तो अब जो तब्दीलियाँ हैं उसके मुताबिक जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है उसकी ज़रा स्किल्स देखें कि उसके पास क्या क्या होना चाहिए। लीडरशिप होनी चाहिए, वो मोटिवेट करना जानता हो, एम्प्लॉइज़ को ट्रेन कर सकता हो, और ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करना और उसको पता हो कि जॉब का स्ट्रक्चर क्या रखना है कि जी सबसे जो मेजर ऑफिसर है, सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन है उसका क्या स्टेटस होगा, उसके नीचे कितने लोग उसको रिपोर्ट करने वाले होंगे, उनके नीचे कितने यानी उसकी सबॉर्डिनेशन में कितने लोग होंगे, उनकी सबॉर्डिनेशन में कितने लोग होंगे, यानी ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन का जो है ऑर्गेनाइजेशन का उसको वज़ा करना कि वो सेंट्रलाइज्ड होगा, डिसेंट्रलाइज्ड होगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, इनफॉर्मल होगा, यानी ये चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। जॉब डिज़ाइन के किसी जो जिस तरीके से जॉब्स बदल रही हैं तो लोगों को बताना कि उनसे क्या क्या काम लेना है और उनकी जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जॉब की जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, उनकी ड्यूटीज़ वो मेंशन करना कि ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, यानी ये इस काबिल हो वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट कि जॉब्स को डिज़ाइन करना जानता हो और उसको कानून की समझ हो, ताकि कोई जो किसी भी मुल्क की जो भी मुरवजा कवानीन हैं उनको वो समझता हो और उनको अपने डिपार्टमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट करवा सकता हो। अब इसलिए HRM की जो है वो इम्पोर्टेंस बढ़ गई। अब दूसरे नंबर पे इसकी जो अहमियत है उसको ज़रा देखें कि स्ट्रेटिजिक नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब स्ट्रेटिजिक से मुराद होता है लॉन्ग टर्म, कि लॉन्ग रन के अंदर उसकी अहमियत जो है वक्ती नहीं बल्कि लॉन्ग रन के अंदर उसकी अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है कि ऐसे डिसीजंस HR डिपार्टमेंट जो है वो कर रहा है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस, ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग उसको इम्पेक्ट करने वाले हैं। कि आम पहले ये हुआ करता था कि आपने HR डिपार्टमेंट ही नहीं हुआ करता था, एक आध शख्स जो है वो HR की एक्टिविटी सारी सर अंजाम देता था, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है उसमें बैठता है, यानी इट ही में भी वाइस प्रेसिडेंट उसका ये ओहदा है। यानी अब वो जो कंपनी की मेन पॉलिसी डिसीजंस हैं जो टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसी डिसीजंस करने होते हैं उनमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का जो हेड है वो उसमें बैठ के ऑर्गेनाइजेशन की जो मरकज़ी पॉलिसीज़ हैं उनको डिज़ाइन करने में उसको शामिल किया जाता है। कि पहले वो एक आम एम्प्लॉई के तौर पे काम करता था, अब वो जो ऑर्गेनाइजेशन की मरकज़ी पॉलिसी है उसको डिवाइस करने में भी उसको उसकी बात को अहमियत दी जाती है। तो उस हिसाब से अब ये बदल गई है, तो यानी पहले की निस्बत अब उसकी नेचर जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की बदल गई है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ HR डिपार्टमेंट नाउ कवर्स 3 एरियाज़। एक है ट्रांजैक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ऑन इंडिविजुअल, कि आम जो उनकी पेरोल वगैरह
उनकी तनख्वाहें बननी हैं, उन बंदे कितने हैं हर डिपार्टमेंट में, उनकी जो सेफ्टी हेल्थ सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स आया वो पूरी हो रही हैं। ये है एडमिनिस्ट्रेशन का काम, इसे हम ट्रांजैक्शनल एरिया कहते हैं। फिर है टेक्टिकल, डेवलपिंग सॉल्यूशंस दैट बेनिफिट एम्प्लॉइज वर्क ग्रुप्स, उनके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अराइज हैं, उनको रिमूव करना कैसे किए जाएंगे। फिर उनके मसलन वो उनके आपस में डिफरेंट वर्क ग्रुप्स ने आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, उनके आपसी में जो उनका आपसी ताल्लुक़ है उसको किस तरीके से मजबूत करना है। फिर अब तीसरा अब रोल है वक्त गुजरने के साथ, जिसको आप जो इवॉल्व हो के स्ट्रेटिजिक नेचर जो HR डिपार्टमेंट की आई है कि दैट बेनिफिट, अब तीसरा जो रोल है, तीसरा एरिया, दैट बेनिफिट इंटायर ऑर्गेनाइजेशन बाई अलाइनिंग एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉइज टू लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन गोल की सेटिंग में HR डिपार्टमेंट बैठता है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो इंश्योर करते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं आया वो उस जो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको अचीव करने में वो कामयाब होंगे या नहीं। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ को अलाइन रखना उनकी तमाम एक्टिविटीज़ को टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नो इट इज़ द वर्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। इट मीन्स कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कवर्स ऑल द एम्प्लॉइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उन तमाम के अंदर जो उसको कवर करना वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का बेसिकली जो है वो रोल बन चुका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है। अब आते हैं जी दूसरा, ये HRM फंक्शंस। सॉरी, ये तीसरे नंबर पे होना चाहिए था, इसके साथ नंबरिंग आपने तीसरी करनी है। तीसरा नंबर इसका आएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस का। अब इसके फंक्शंस देखते हैं, यानी जिस तरीके से हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस देखे हैं, HRM के फंक्शंस क्या हैं। 4 फंक्शन हैं जी इसके, स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मोटिवेशन और मेंटेनेंस। अगर इसको आप लेस एकेडमिक टर्म्स में देखें, स्टाफिंग से क्या मुराद है, हायरिंग पीपल, लोगों को हायर करना। उसको आप फॉर्मली जब नाम देते हैं स्टाफिंग का नाम देते हैं, मतलब इसका क्या है, लोगों को हायर करना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेन करना, डेवलप करना एम्प्लॉइज़ को, इसको आप कहते हैं प्रिपेयरिंग दैम, लोगों को तैयार करना। मोटिवेशन तीसरा है, उसको कहते हैं ये स्टिमुलेटिंग दैम, उन एम्प्लॉइज़ को स्टिमुलेट करना, यानी उनको आप एक्शन में रखना, काम करवाते रहना उनसे। फिर मेंटेनेंस के एम्प्लॉइज़ को आपने हायर किया, खर्च हुआ, ट्रेन करने पे खर्च हुआ, मोटिवेट करने पे खर्च हुआ, अब उनको अपने पास रखना। कि आपने तैयार करके अगर एम्प्लॉई आपका चला जाए तो इसका मतलब आपका वक्त ज़ाया हो गया, उसको इस ऐसा सिस्टम डिवाइस करना कि वो आपके पास रहे। ये 4 फंक्शंस हैं बुनियादी तौर पे। अब इसकी हम डिटेल देखते हैं इन चारों फंक्शंस की। स्टाफिंग फंक्शन क्या है जी, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ कंसर्न्ड विद सीकिंग एंड हायरिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉइज़। अभी बात शुरू हुई सीकिंग, तलाश करना, यानी डायरेक्ट हायर तो आप नहीं कर सकते, हायरिंग से पहले भी आपका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस मौजूद होता है। उनको तलाश करना और उनको हायर करना, क्वालिफाइड एम्प्लॉइज़ को, जो कि आपके लिए आपके मेयार पे पूरे उतरते हैं। तमाम एक्टिविटीज़ जो इस चीज़ से मुतल्लिक़ हैं वो स्टाफिंग फंक्शन में आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले, अब हायर करने से पहले भी एक काम होता है जिसे हम नाम देते हैं एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग का, कि एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग की जाती है। एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स, एबिलिटीज़ एंड नॉलेज रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल, कि एक पर्सन ने जो काम करना है, अब काम एक तो नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, MIS डिपार्टमेंट है। अब उनके जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर कई एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं। उन तमाम की जो भी जॉब्स हैं, जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो भी उनके रोल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना कि हर पोजीशन के लिए जो बंदा है उसको स्किल्स क्या रिक्वायर्ड होंगी, उसकी क्या एबिलिटीज़ हैं और उसको नॉलेज क्या है, ये आइडेंटिफाई करना। इट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। तो उस हिसाब से आप फिर जॉब को डिस्क्राइब आप लिखते हैं कि ये चीज़ें एक पर्सन को चाहिए। देन वी कम टू द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस, कि आप देखते हैं, आपने पूरा उस जॉब को एनालिसिस फर्दर जब आपने उसको डिस्क्राइब कर लिया कि ये स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, तो उसको एनालाइज करना कि आप कि ये स्किल्स जो रिक्वायर्ड हैं, आया ये आपके जो गोल्स हैं उनके अचीव करने में कामयाब होंगी नहीं होंगी। इस तरह के रिक्वायर्ड पर्सन्स जो हैं उसके आपके सराउंडिंग्स में मौजूद हैं जो आपको हायर हो जाएंगे। फिर ये काम करने के बाद
आपने मुख्तलफ जो है वो यानी एम्प्लॉइज़ को आपने तलाश कहाँ से करना है, उसके लिए आपके पास डिफरेंट जो तरीक़ाकार हैं कि आप अखबारात में आप जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पे आप लोगों को ढूंढते हैं। आपने अपनी वेबसाइट बनाई है, लोग आपको सीवीज़ जमा करवा रहे हैं, या और कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनका ताल्लुक़ ही प्योरली इसी से है कि वो मुख्तलिफ वहाँ पे लोगों की सीवीज़ मौजूद होती हैं। जहाँ जहाँ भी लोग होंगे आपने वहाँ से आइडेंटिफाई करने हैं और आपने कैंडिडेट का एक पूल बनाना है जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं कि ये बंदे हमारे लिए एलिजिबल हैं कि ये जॉब यानी इन बंदों के हम सीवीज़ आपने कलेक्ट कर ली, तय करना है। अब आपने इनके रिटन टेस्ट लेना है, आपने इनका इंटरव्यू करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड की जाती हैं। सारे प्रोसेस, ये प्रोसेस आपकी फर्दर जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनमें हम ये डिटेल से इन चैप्टर्स के ऊपर बात करनी है कि कैंडिडेट्स आपने उनका पूल इकट्ठा कर लिया कि ये जी कैंडिडेट्स हैं, उनमें से आपने इंटरव्यू लेके टेस्ट लेके आपने वहाँ से कुछ एम्प्लॉइज़ सेलेक्ट करने हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है इस जो इन तमाम एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं स्टाफिंग फंक्शंस। यहाँ पे एक बात ब्रांडिंग स्ट्रेटजी की आती है कि ब्रांडिंग स्ट्रेटजी क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जिस तरीके से उनकी ब्रांड नेम्स होते हैं, जिस तरीके से प्रोडक्ट्स की ब्रांड्स ऑर्गेनाइजेशंस अपनी प्रोडक्ट्स का एक ब्रांड बना लेती हैं, इसी तरीके से आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट ब्रांडिंग भी करनी होती है कि आप अब बतौर एम्प्लॉयर अपना इमेज ऐसा जनरेट करते हैं कि लोग आपको ऑर्गेनाइजेशन को एक ब्रांड के नाम से जानते हैं और वहाँ पे काम करना अपने लिए फ़ख्र की बात समझते हैं। तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन वो यकीनन वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं कि वो एम्प्लॉइज़ को सिखाती भी हैं, वो एम्प्लॉइज़ को जो है वो अच्छे पर्क विजिट्स, अलाउंसेस, अच्छे पे पैकेजेस देती हैं, तो उनकी एक ब्रांड बन जाती है। तो ये भी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है कि आप अगर अपनी ब्रांडिंग कर लें तो लोग आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करना फ़ख्र समझते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपका ब्रांड नेम है तो आपको अच्छे एम्प्लॉइज़ को लोकेट करना कभी भी मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद आखिरी जो बात हम करते हैं जी कि स्टाफिंग फंक्शन का बुनियादी गोल क्या है, तो मरकज़ी गोल इसका क्या है, टू लोकेट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज़ एंड टू ब्रिंग दैम इनटू दी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ को तलाश करना और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना। अब जब एम्प्लॉइज़ ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, आपने उनको इंटरव्यू किए, जो भी प्रोसेस आपने किया, आपने उनको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन के बाद आपने एक तजर्बेकार एम्प्लॉई लिया या आपने एक क्वालिफाइड जो आपके क्वालिफ़िकेशन लेवल आपका पूरा कर रहा था लेकिन इन एक्सपीरियंस्ड था। दोनों सूरतों में आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो शख्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुली काम करेगा। आपको सिखाना उस बंदे को पड़ेगा। अगर तो वो फ्रेश है फिर भी सिखाना पड़ेगा, अगर वो एक्सपीरियंस्ड है फिर भी आपको सिखाना पड़ेगा। कि ये ज़रूरी नहीं होता कि जो एक्सपीरियंस्ड बंदा है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के मुताबिक आपकी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो इस फंक्शन के अंदर हमने देखना है कि सिखाना लोगों को, उनके अंदर जो स्किल्स आप चाह रहे हैं वो उनको पैदा करना। स्किल्स आपकी जॉब से रिलेटेड भी हो सकती हैं और स्किल्स आपकी लोगों के साथ मिलजुल कर रहने से मुतल्लिका भी हो सकती हैं। तो इसकी डेफिनेशन है जी कि इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड विद असिस्टिंग एम्प्लॉइज़ टू डेवलप अप टू डेट स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज़। पहले नंबर पे तो आपने पर्सनस को लोकेट करके हायर करना था। अब उनके अंदर वो जो स्किल्स आप चाहते हैं एम्प्लॉइज़ को असिस्ट करना है कि वो स्किल्स को डेवलप करें। वो अगरचे स्किलफुल हैं, नॉलेजेबल हैं, एबिलिटी रखते हैं, लेकिन आपको उन्हें ट्रेन करना ज़रूरी है। तो ये हायरिंग के बाद ये आपको एक चैलेंज होता है कि आपका जो भी पर्सन आप हायर करते हैं वो फ़ौरन आपके सिस्टम को नहीं समझ पाता, कम्युनिकेशन के चैनल्स को नहीं समझ पाता, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर नहीं समझ पाता कि यहाँ लोगों के मिजाजों को फौरी तौर पे वो नहीं समझ सकता। उसके लिए आप दो चीज़ें करते हैं, ओरिएंटेशन और सोशलाइजेशन। कि जो ही एम्प्लॉई आता है, ओरिएंटेशन एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, सोशलाइजेशन एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। कि आप क्या करते हैं, ओरिएंटेशन है कि आपने इंट्रोडक्शन दिया, एम्प्लॉइज़ आपने सेलेक्ट किए, बैच आया एम्प्लॉइज़ का जी, आपने 50 बंदे सेलेक्ट किए हैं, उनको आप बिठाते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्म्स बताते हैं,
उनकी जॉब से मुतल्लिका कुछ चीज़ें बताते हैं, लोगों से उनका तारुफ करवाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन। और सोशलाइजेशन है ओरिएंटेशन टू द रूल्स, रेगुलेशन, गोल्स एंड कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट एंड वर्क यूनिट। ये एक लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट है जो कि फौरी तौर पे वो नहीं सीखेंगे। ओरिएंटेशन एक शॉर्ट टर्म चीज़ है, उनका तारुफ ऑर्गेनाइजेशन का। सोशलाइजेशन में इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस कि एक एम्प्लॉय को सोशलाइज होने में हो सकता है 6 माह लग जाए, साल लग जाए, लेकिन ये आपने तसलसल के साथ उनको, मसलन कल्चर है, कल्चर को आप कभी भी फौरी तौर पर नहीं समझ सकते। कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, मसलन कुछ कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आप काम चोरी करके भी गुजारा कर सकते हैं। इट इज़ अ कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि हर चीज़ें वहाँ पे मौजूद है, सिस्टम्स भी मौजूद हैं, चेक एंड बैलेंस रखने वाले भी लोग मौजूद हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डेवलप हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में खुश्क मिजाज लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन का ये भी एक कल्चर हो सकता है। सपोर्टिव कोलैबोरेटिव लोग मौजूद हैं, ये भी एक कल्चर है। तो उस कल्चर के अंदर आपको ढलने में, अपने आप को ढालने में एक टाइम लगता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम ऐसा होता है जो कि ओरिएंट और सोशलाइज करवाने में एम्प्लॉइज़ की मदद करता है। अब 4 एरियाज़ जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर आते हैं वो हैं एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ट्रेनिंग, असिस्टिंग एम्प्लॉइज इंक्वायरिंग बेटर स्किल्स, सिखाना, आपने उनको लेक्चर्स दिए जाते हैं बाकायदा, उनको या इकट्ठा बिठा के या इंडिविजुअली आप उन लोगों को बताते हैं कि यूँ आपने काम करना है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, अब ये एक थोड़ा सा कॉन्टीन्यूस और लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है कि फोकस इज़ ऑन फ्यूचर पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच एम्प्लॉइज रिक्वायर एडिशनल कॉम्पिटेंसीज, के ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में जो आपने आज बंदे हायर किए हैं, वक्त के साथ साथ इन्होंने चीज़ें सीखनी हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ एडजस्ट करना है और आने वाले वक्त में ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा भी देना है। अब आने वाले वक्त के लिए आपने एम्प्लॉइज़ को तैयार करना होता है कि आज वो अगर एम्प्लॉई है तो आप सोच रहे हैं कि कल ये तरक्की करके ऑर्गेनाइजेशन में ये हो सकता है कि ये इन्हीं में से आपने लोगों को एचआर डिपार्टमेंट के हेड तक लेके जाना है, तो उसके लिए आपको लोगों को तैयार करना पड़ेगा। या किसी और डिपार्टमेंट का अगर आप उसको हायर जो पोजीशंस हैं, क्योंकि जो आपकी करंट पोजीशन है, जो करंट लोग हैं, इन्हीं में से कुछ लोग रिटायर हो जाएंगे, कुछ लोग जॉब छोड़ के चले जाएंगे, तो करंट एम्प्लॉइज़ को आपने डेवलप करना होता है फ्यूचर के लिए। तो इसके लिए आपको और स्किल्स भी उन्हें सिखानी पड़ेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड एम्प्लॉय डेवलपमेंट, कि फ्यूचर जो पोजीशंस हैं उनको कवर करने के लिए अपने ही एम्प्लॉइज़ को तैयार किया जाए। करियर डेवलपमेंट जो है ये बुनियादी तौर पे ये एम्प्लॉय फोकस्ड एक्टिविटी एक है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का स्टेक कम है और एम्प्लॉय का स्टेक इसमें ज़्यादा है, कि एम्प्लॉय को असिस्ट करना, इन्फॉर्म करना कि वो किस तरीके से अपना करियर उसको समझे और अपने लॉन्ग टर्म करियर गोल्स को समझने में आपने उसको इन्फॉर्म करना और उसको असेस करके फीडबैक देना कि उसकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, ताकि वो समझे कि वो उसका करियर क्या है, आया वो अपने करियर में दुरुस्त आया है और उसने अपने आप को कहाँ तक लेके जाना है। तो आपने उसको इन्फॉर्मेशन देनी और उसको फीडबैक देना कि वो किस तरह का काम कर रहा है, ताकि वो अपने करियर के लॉन्ग टर्म गोल्स को समझ के उनको अचीव करने के काबिल हो सके। फिर है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, इट्स फोकस इज ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड टू चेंज द एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ ऑफ द एम्प्लॉइज टू न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर उसने कोई लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस अपनी कोई तब्दील की हैं, उसके लिए एम्प्लॉइज़ को तैयार करना। चेंज मसलन जिस तरीके से आजकल अगर आप देखें ये कोविड-19 के बाद ये जो कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन एजुकेशन का, ये कभी भी नहीं था। तो वक्त गुजरने अब एक प्राइवेट कॉलेज है वो उसका इसका मतलब अब सारे टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं हो सकता है उसके लिए विलिंग ना हो, तो आपने अपने एम्प्लॉइज़ को तैयार करना है इस चीज़ के लिए कि वो इस चेंज को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करके वक्त के हालातों वाक़यात के तकाज़ों के मुताबिक बदल के उन चीज़ों को अपनी शख्सियत के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सके। दिस इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। और चेंज, ऑर्गेनाइजेशन चेंज को एम्प्लॉइज से एक्सेप्ट करवाना। नाउ व्हाट इज़ द गोल ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? गोल इज़ टू हैव कॉम्पिटेंट adapted employees who possess the up-to-date skills, knowledge and abilities needed to do current jobs more successfully. Then is the motivation function. मोटिवेशन की ज़रूरत आप भी यानी स्टूडेंट लाइफ से ही आप लोगों ने देखा है कि जो उस्ताद मोटिवेटिंग होते हैं, आपकी हौसला अफजाई करते हैं, उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो जो उनकी
परफॉर्मेंस है वो बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत बेहतर होती है। और जो लोग डिस्करेज करते हैं या मोटिवेट नहीं करते उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो लेस प्रोडक्टिव होंगे। अब इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करना ज़रूरी होता है। उसमें हम देखेंगे कि मोटिवेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मोटिवेशन फंक्शन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प एम्प्लॉइज़ एक्सर्ट देमसेल्व्स टू एट हाई एनर्जी लेवल्स, कि आप उनकी हाई एनर्जी लेवल्स ले जाके आप एम्प्लॉई से, मकसद है एम्प्लॉई से काम करवाना, कि बददिली से काम ना करें, खुश दिली से करें और ऑर्गेनाइजेशन को ओन करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करें, उसको अपना काम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझें और ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की में अपना हिस्सा डालना फ़ख्र समझें। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। अब इसके मल्टीफेसेड पहलू हैं जी। इट इज़ अ मल्टीफेसेटेड प्रोसेस, के सीरियल जहती ये प्रोसेस है, इसकी बहुत सारी सिमतें हैं। विद इंडिविजुअल मैनेजरियल एंड ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीकेशंस, के यानी इंडिविजुअल की शख्सियत के ऊपर भी इसके बहुत सारे पहलू हैं। इंडिविजुअल के साथ मैनेजरियल पहलुओं को भी अगर आप देखें तो मैनेजर्स के अंदर भी इसके बहुत सारे पहलू हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्लीकेशन के पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अब इसका इम्पैक्ट डिटेल में आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम देखेंगे। यहाँ पे हम इसके सिर्फ चंद पहलुओं के ऊपर ही हमने बात करनी है। तो मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं तो बात आती है परफॉर्मेंस की। मोटिवेशन ज़रूरी क्यों है? कि आपने एम्प्लॉई से काम करवाना है। अब परफॉर्मेंस जो है इट इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मीन्स प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉइज़ की कारकर्दगी के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस इज अ फंक्शन ऑफ बेसिकली टू एस्पेक्ट्स। परफॉर्मेंस इज़ अ फंक्शन ऑफ एबिलिटी टू डू अ जॉब एंड विलिंगनेस टू डू अ जॉब, कि दो चीज़ें अगर हों तो परफॉर्मेंस अचीव होती है। अब एबिलिटी, सलाहियत कि इंसान काम करने के काबिल है, बट द सेकंड वन इज़ विलिंगनेस टू डू अ जॉब। एक बंदे के अंदर स्किल होती है लेकिन वो काम नहीं करना चाहता। अगर वो काम नहीं करना चाह रहा है, इट मीन्स ही और शी नीड्स मोटिवेशन। काम क्यों नहीं करना पा रहा है, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि काम क्यों नहीं कर रहा, उसकी वजह क्या है। आया एम्प्लॉई के दिमाग में कोई कीड़ा आया हुआ है, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई खामियां ऐसी हैं, बॉस उसका ठीक नहीं है, उसके जो वर्किंग कोलीग्स हैं वो ठीक नहीं हैं। कहाँ पे उसको मसाइल आ रहे हैं? वो मसाइल एम्प्लॉई के हैं। उसको कोई घरेलू हो सकता मसला आया हुआ हो, उसको घरेलू मामलात की वजह से परेशान हो। विलिंगनेस उसकी क्यों नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करना और उसकी विलिंगनेस जो है वो हासिल करना, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन, अब इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जी? प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स, गुड वर्किंग इन्वायरमेंट। के टेक्नोलॉजी, मसलन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी काम करने में। मसलन आज के वक्त में आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में कीबोर्ड शामिल है। आप अपने एम्प्लॉई को अगर टाइपराइटर पे काम करवा रहे हैं तो वो उतना प्रोडक्टिव तो नहीं होगा जितना वो कीबोर्ड पे टाइपिंग करके होगा। अब अगर आप काम उससे टाइपराइटर पे करवा रहे हैं पुराने ज़माने के, और आप उससे चाहें कि वो कम्पीट करे उन लोगों को जो कि कीबोर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये कभी भी मुमकिन नहीं। इसका मतलब है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, काम करने की टेक्निक्स उनको सिखाना और उनको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देना जहाँ पे उनकी इज़्ज़त हो और जहाँ पे उनके साथ कोलैबोरेशन किया जाए। अच्छा, अब ये उसके बाद मसलन गुड वर्किंग एनवायरनमेंट में गर्मी का मौसम है, एसी की प्रोविज़न, सर्दी का मौसम है, हीटर उनको प्रोवाइड किया जाए। इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। दूसरे नंबर पे है जी इसमें कि लेवल ऑफ रिस्पेक्ट बिटवीन मैनेजर्स एंड द वर्कर्स। अब ये एक बहुत अहम हिस्सा है कि इज़्ज़त अगर आप एम्प्लॉइज़ की करें तो तब वो काम करते हैं। अब अगर आप ये प्रूवन रिसर्च है कि जहाँ पे लोगों की इज़्ज़त हो वहाँ के लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। अब रिस्पेक्ट में इन्वॉल्विंग, इसमें एक तरीका एक तो होता है ना कि आप रिस्पेक्ट देते हैं थ्रू योर वर्ड्स, आप उसको इज़्ज़त से बुलाते हैं, दिस इज़ अ रिस्पेक्ट दैट इज़ शोन थ्रू योर वर्ड्स। अनदर फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट विच अ मैनेजर कैन गिव टू इट्स एम्प्लॉय इज़ थ्रू एक्शन। एक्शंस क्या हो सकते हैं? इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ इन डिसीजंस अफेक्टिंग देम, कि फ़ैसले करने के जब कोई मसाइल हैं और उनके फ़ैसले करने की बात है, एम्प्लॉइज़ को उसमें शामिल करना। लिसनिंग टू एम्प्लॉइज़ की बात सुनना। अगर वो अपना कोई कंसर्न आपके सामने रखते हैं तो उनको सुना जाए, ये हर मैनेजर नहीं करता, इस वजह से एम्प्लॉइज़ डीमोटिवेट होते हैं। इम्प्लीमेंटिंग देयर सजेशंस, कि उनकी तजावीज़ जो हैं जो वो दें उनको इम्प्लीमेंट भी करवाना। तो आप देखेंगे कि इन चीज़ों से फिर मैनेजर और वर्कर की जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है वो बढ़ता है। तीसरे, अब इन ये जो हम बातें कर रहे हैं, मसलन इसमें हम 3 टॉपिक्स पढ़े हैं, या सी टॉपिक अब आगे हम डिस्कस करेंगे। हर एक टॉपिक पे आगे एक एक चैप्टर आएगा।
यानी ये इतना अहम कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर ईच एम्प्लॉय के कारकर्दगी के मेयार तय करना कि किसी एम्प्लॉय की कारकर्दगी है क्या, तय करना, उसको जांचना, उसके मुताबिक उसको रिवॉर्ड करना। बाज़ का ये होता है कि आपके डिपार्टमेंट में 5 लोग हैं, उसमें 2 काम करने वाले हैं, 3 निकम्मे हैं। अब वो जो 2 काम करने वाले, जब आपको पता नहीं इंडिविजुअल एम्प्लॉय की आप इवैल्यूएशन नहीं कर सकते, तो वो जो पता नहीं चलता कि किसने काम किया किसने काम नहीं किया, तो जो काम करने वाले हैं उनकी अप्रिसिएशन नहीं हो पाएगी और जो निकम्मे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बोझ बने रहेंगे और वो छुपे रहेंगे। इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि जब काम किसी ने किया अच्छा, तो जब पता चलता है कि इसने अच्छा काम किया तो आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, वो बंदा खुश होगा। अगर कोई निकम्मा है तो वो छुपा नहीं रहेगा, उसको आप बताएं, पता चलेगा कि ये बंदा काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाए, जांचा जाए कि किसने क्या किया। प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द एम्प्लॉइज़ को फीडबैक, अगर उसने अच्छा काम किया वो भी बताया जाए, गलत किया तो वो भी बताया जाए, फीडबैक दिया जाए। अब इसमें तारीफ़ और बदतरीफ़ी दोनों चीज़ों का पहलू सामने आएगा। तो जो इसने अच्छा काम किया वो उसे खुश होगा, यानी इसका मतलब ये होता है कि आप उसकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ यू गेट अ मोटिवेशन। फिर डेवलपिंग अ लिंक बिटवीन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन, के एम्प्लॉय की कारकर्दगी और कंपनसेशन को लिंक करना, कि आप अपने जो पैकेजेस हैं, सैलरी पैकेजेस और जॉब इंक्रीमेंट्स और जो पर्क विजिट्स और अलाउंसेस वगैरह आप एडिशनल देते हैं, इनको लिंक किया जाए कि जो अच्छी कारकर्दगी दिखाए उसको ज़्यादा आप इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स दें और जो कम है उसको आप कम दें। इसलिए परफॉर्मेंस को कंपनसेशन के साथ, यानी मुआवजा, कंपनसेशन का मतलब उसके साथ आपने लिंक करना होता है। तो इन चीज़ों से आप मोटिवेशन देते हैं। अब अल्टीमेट गोल मोटिवेशन डिपार्टमेंट का क्या होगा? टू हैव हाईली प्रोडक्टिव, competent and adapted employees with up-to-date skills, knowledge and abilities. Next one is the fourth one, the last one is the maintenance function, के employees को अपने पास रखना। अब मेंटेन रखना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक चैलेंज से कम नहीं। इसे जब जो लोग छोड़ के जाते हैं, इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एम्प्लॉई टर्नओवर। टर्नओवर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा इशू है। जहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर यानी एम्प्लॉइज़ को छोड़ जाने की शरह ज़्यादा होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। इसलिए मतलब ये प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें या यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, इनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लोगों को ना तो मैनेज दुरुस्त तरीके से करते हैं, ना उनको कंपनसेट ठीक तरह से करते हैं। एम्प्लॉइज़ जो हैं छोड़ के जाते रहते हैं, कॉलेज जो है किसी न किसी दिन जाके बंद हो जाता है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर जानना चाहते हैं कि ये अच्छी है या नहीं अच्छी, तो आप उसका सिर्फ टर्नओवर रेट चेक कर लें। अगर टर्नओवर ज़्यादा है तो आप समझ लें कि ये ऑर्गेनाइजेशन जॉब के काबिल नहीं है, यानी आपने भी अगर जॉब करनी है तो कभी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर को आपने ज्वाइन ना करें, क्योंकि इसका मतलब है कि उन्होंने आपको भी किसी न किसी वजह से निकाल ही देना। अगर पहले छोड़ के जा रहे हैं तो किसी वजह से छोड़ के जा रहे हैं। अब इट इज़ अ चैलेंज। अब अगर जो इस चीज़ को समझते हैं, तो एचआर डिपार्टमेंट के हम अज्यूम कर रहे हैं जी, वो लोग इसको समझते हैं कि एम्प्लॉइज़ को मेंटेन करना एक चैलेंज भी है, एक इशू भी है और ये ज़रूरी भी है, तो इसलिए मेंटेनेंस फंक्शन एक अहम फंक्शन है। तो इसमें वो तमाम एक्टिविटीज़ शामिल हैं विच आर कंसर्न्ड विद मेंटेनिंग एम्प्लॉइज़ कमिटमेंट एंड लॉयल्टी टू दी ऑर्गेनाइजेशन, के एम्प्लॉई की कमिटमेंट और उसकी वफादारी, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहे, उसके काम करने का जज्बा और उसकी वफादारी। तो एम्प्लॉइज़ को रिटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? प्रोविज़न ऑफ सेफ़ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, अच्छा माहौल देना, महफूज, केयरिंग फॉर एम्प्लॉइज़ वेल बीइंग टू इंड्यूस देयर कमिटमेंट, के एम्प्लॉइज़ की फलाह बहबूद और उनकी खुशहाली का आपने जो है वो उसकी परवाह करनी है, ख्याल रखना है। फिर डेवलपिंग एम्प्लॉइज़ असिस्टेंस प्रोग्राम, ये मसलन एक प्रोग्राम है कि उसमें आप क्या करते हैं? टू डील विद देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स, कि कुछ तो एक्टिविटीज़ होंगी ऑन द जॉब। अब एम्प्लॉइज़ को कुछ ऐसे मसाइल होते हैं विच आर नॉट ऑन द जॉब इश्यूज़, दे आर ऑफ द जॉब, दे आर पर्सनल इश्यूज़। मसलन सब्सटेंस अब्यूज़, कि कोई मसलन कोई नशा आवर चीज़ों में कुछ बाज़ का लिक्वर का यूज़ या कोई और जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, तो अगर इस तरह का किसी का कोई मसला है तो उसकी जो जॉब परफॉर्मेंस है वो भी इफ़ेक्ट होगी। ढूंढना, तलाश करना है कि ये कोई इस तरह का इशू तो नहीं इसका। चाइल्ड केयर, बाज़ का ये होता है कि मसलन एक लड़की है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, उसका कोई बच्चा है, अब उसको संभालना पड़ता है। अब
अगर उसका कोई प्रॉपर सेटअप सिस्टम मौजूद नहीं है, अब वो काम पे आई हुई है लेकिन उसका ध्यान पीछे है घर में, या जो उसने किसी कोई मुलाजमा अगर रखी हुई है या किसी चाइल्ड केयर होम केयर सेंटर में अगर बच्ची छोड़ के आती है तो उसकी फ़िक्र उसको रहेगी। तो उसके इन कंसर्न्स को समझना, खुद समझना, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एचआर डिपार्टमेंट का। एल्डर केयर, बड़े लोगों की वालदैन होते हैं, बाज़ तो उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी लोगों पे आती है, तो उसकी वजह से उनको परेशानी आ सकती है कि वो बाज़ का उनको टाइम नहीं दे पाते, उनकी तवज्जो ज़्यादा चाहिए। डिप्रेशन, बाज़ का किसी किस्म की टेंशन की वजह से ऑन दी जॉब भी हो सकती है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के मियाँ बीवी के आपस में जो घरेलू झगड़े हैं वहाँ पे उन प्रॉब्लम्स की वजह से एम्प्लॉइज़ जो हैं वो उनकी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को जो कि जॉब से हटके भी हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके आपने उनको दूर करने की कोशिश करना। फिर है डेवलपिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स के बाज़ का ये होता है एम्प्लॉइज़ काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको जो मसाइल हैं उनको सुना नहीं जाता, तो उसके लिए कोई सिस्टम होना चाहिए कि एक छोटे लेवल पे जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉइज़ हैं आपके, उनकी बात जो है वो भी टॉप मैनेजमेंट तक पहुंच सके। तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन प्रोग्राम है कि जो भी एम्प्लॉइज़ के कंसर्न्स हैं, जो भी उनके मसाइल हैं, उनको सुनने का कोई सेटअप बनाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर उनके कंसर्न्स, उनके जो हैं ग्रीवेंसेस वो अगर अकोमोडेट नहीं होंगी तो वो आपसे खुश नहीं होंगे, आपको छोड़ के वो चले जाएंगे। अगर कोई आपका एम्प्लॉई फर्स्ट लाइन मैनेजर जो उसका इनिशियल बॉस है उससे मुतमन नहीं, वो उसको तंग कर रहा है, तो किसी जगह पे बताने जोगा तो हो कि जी ये बंदा मुझे तंग कर रहा है, ताकि उसको सुना जा सके। अगर आप नहीं सुनेंगे तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो इसमें एचआर प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू एम्प्लॉइज़ के एक तो यह है कि ऑर्गेनाइजेशन की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है एम्प्लॉइज़ को प्रोवाइड की जाए कि क्या क्या कुछ ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, और फिर टू इंश्योर एम्प्लॉइज़ वॉइस इज़ हर्ड, कि एम्प्लॉइज़ की वॉइस को भी सुना जा सके। तो ये है आपका मेंटेनेंस फंक्शन। अब अगर हम बात करें गोल की, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का? टू रिटेन highly productive, competent and adapted employees with up-to-date skills, knowledge and abilities who are willing to maintain their commitment and loyalty to the company। तो ये हैं जी 4 फंक्शन। अब आपने जो कुछ भी आज के लेक्चर में पढ़ा है इसके तमाम की रोशनी में अब हम डिफाइन करते हैं HRM को। तो HRM क्या है? इट इज़ अ सबसेट ऑफ द स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट। क्या आपने मैनेजमेंट पढ़ी, उसी की एक सबसेट है मैनेजमेंट का। दैट फोकसेस ऑन हाउ टू अट्रैक्ट, हायर, ट्रेन, मोटिवेट एंड मेंटेन दी एम्प्लॉइज़। तो ये अट्रैक्ट और हायर ये हमने स्टाफिंग फंक्शन में डिस्कस किया। ट्रेन करना एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में किया, मोटिवेट फंक्शन में किया, और मेंटेनेंस ये मेंटेन करना मेंटेनेंस फंक्शन में किया। तो ये 4 जो आपके फंक्शंस हैं ये बुनियादी तौर पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एरिया ऑफ स्टडी है। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं these come into the spectrum of the human resource management. So hope you have understood the lecture। जो आपके कोई इश्यूज़ हैं, जो आपको मसाइल, जो कोई समझने वाली बातें होंगी, वो आप कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं, अपने जो ग्रुप्स हैं उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।